जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। बहुत दिनों के बाद वापस आया हूं अपना एक वीडियो लेकर। बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से हिंदुस्तान का माहौल है, जिस प्रकार से संसद का माहौल है और जिस प्रकार से लोकसभा का सत्र चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस तरह के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। एक तरफ विपक्ष छातियां पीट रही है संसद में और दूसरी तरफ इसी हल्ला गुल्ला और चिल्ला चोट की राजनीति के बीच जो सत्ताधारी पार्टी, आप जिसे बीजेपी के नाम से जानते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो इसी चिल्ला चोट की राजनीति में अपने कई सारे बिल बिना बात किए, बिना विचार विमर्श किए पारित करवाई जा रही है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये राजनीति किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक रवैये पर हावी हो रहा है। ये दौर आज का है और ये दौर नई राजनीतिक दौर है। मैं आपका ध्यान 2006 से 2008 के बीच आकृष्ट करना चाहूँगा। एक वो भी दौर था जब संसद में इसी तरह की चिल्ला चोट की राजनीति होती थी, मगर फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उस समय अगर किसी कानून को पारित करना होता था तो उसका एक मुकम्मल माध्यम होता था कि उस कानून पर पहले विचार विमर्श हो, उसके बाद जाकर उस पर कोई निर्णय लिया जाता था। पर आज का वो दौर, आज का वो स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। आज जो लोग संसद में बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, या आप यूं कह लें कि जिनकी सरकार है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हमारी और आपकी एक खासियत है, पता है क्या है? पूरे हिंदुस्तान वासियों की एक खासियत है, मैं बताता हूँ वो क्या है। हम लोगों को भूलने की बीमारी है। ये भूलने की बीमारी कैसे होती पता है आपको? अभी कुछ दिनों पहले सेकेंड वेव गुजरा है हमारे अंदर से। कोविड-19 जैसी महामारी से हम जूझ रहे थे। कोविड-19 महामारी हमारे बीच से अभी तुरंत गुजरा है, सेकेंड वेव, और लाखों लोग, हजारों लोग, यहाँ तक कि सरकार कह रही है कि 3.5 से 4 लाख लोग मरे इस संक्रमण से। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स उसी आंकड़े को 12 लाख, 15 लाख और यहाँ तक कि विदेशी जो मीडियाज हैं वो उसको 25 लाख और 40 लाख तक ले जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब कोई फॉरेन मीडिया संस्थान जिस पर पूरा वर्ल्ड ट्रस्ट करता है, जब वो इतने बड़े आंकड़े को लेकर बात करता है हमारे आपके बीच, तो फिर हिंदुस्तान की मीडिया या भारत सरकार सिर्फ मोर्टेलिटी रेट कम क्यों कहती है? इस पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ें कि हम इतनी जल्दी सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि आगे करना क्या है। चलिए, भूलने की परंपरा में सबसे पहली बात मैं आपको याद दिलाऊं तो वो था कोविड का पूरा महामारी। हम लोग वो पूरा दौर भूल चुके हैं, क्योंकि सेकेंड वेव हमारे आपके बीच से जा चुका है। थर्ड वेव आ रहा है और आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व के 150, आप यूं कह लीजिए कि 100 से अधिक देश ऐसे हैं जो अभी डेल्टा वेरिएंट से परेशान है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट, जो अपडेटेड वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट, उससे परेशान है। और हमारे देश में भी लगातार पिछले कुछ सप्ताहों से 40,000 से अधिक कोरोना मरीजों की रिपोर्ट सामने आ रही है। उसके बावजूद भी न तो सरकार सक्रिय है जनता को लेकर, और ना ही जनता सक्रिय है अपने आप को लेकर कि वो इस महामारी से किस प्रकार से बच सकती है। मैं खड़ा हूँ बिहार में, बिहार के बेगूसराय में, और मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये गंगा का दृश्य है। ये अपने आप में एक त्राहिमाम का दृश्य है, क्योंकि हर एक साल ऐसा होता है हमारे यहाँ कि गंगा अपने उफान पे होती हैं, विकराल हो जाती हैं, गरीबों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, पानी बढ़कर बहुत पास आ जाते हैं, गाँव में लोग आ जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं, इसमें कोई सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। लगातार पिछले 1 सप्ताह से माहौल बना हुआ है, पर सरकार उस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ही हूँ, वीडियो बनाने चला आया था यहाँ, तो इसीलिए मुझे ये तमाम चीज़ें पता चली कि देखिए घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है। तो मेरा जिला प्रशासन से, आप यूँ कह लीजिए कि बिहार सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए। अब हम बात करते हैं उस चिल्ला चोट की राजनीति के बारे में कि आखिर वो राजनीति चल कैसे रही है।
वो राजनीति यूं है कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी या तमाम विपक्षी पार्टियां जो संसद में सरकार के अपोजिट में बैठती है और उसका विरोध करती है, वो तमाम लोग पिछले कुछ दिनों से इस बात पर हामी भर रहे हैं कि उन्हें पेगासस के माध्यम से हो रहे नेताओं की, पत्रकारों की जो जासूसी चल रही है उसको लेकर खुलासे करने चाहिए। सरकार को उसको लेकर जांच कमेटियां बैठानी चाहिए। पर इस पर वर्तमान सरकार मौन है, नरेंद्र मोदी सरकार मौन है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की बातें हैं, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर भी सरकार मौन है। जीडीपी धरती फाड़ कर उसके अंदर घुस रही है। -1-2 में होता तो अच्छी बातें थी। पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ा, सब लोगों की जीडीपी गिरी, सारे देश की जीडीपी गिरी, पर अपनी ही जीडीपी आज तक क्यों नहीं संभल पाई? पूरे देश में, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सब लोगों का सकल घरेलू उत्पाद संभल गया, पर हिंदुस्तान का नहीं संभला। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। चलिए, आप इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखिए, फिर मैं आपको एक गर्मा गर्म खबर सुनाता हूँ। ये गर्मा गर्म खबर कहाँ? ये गर्मा गर्म खबर बिहार से आ रही है। अब बताइए कि जहाँ एनडीए की सरकार है, जहाँ 4 पार्टियां गठबंधन कर सरकार बनाई हुई है बिहार में, आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। जदयू है, बीजेपी है, हम हैं और वीआईपी है। और दूसरी तरफ जो पार्टीज हैं जो सत्ता में नहीं है बिहार में, वो है कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और भी पार्टीज हैं, छोटी मोटी क्षत्रिय पार्टी। पर ऐसा कैसे हो गया कि किसी एक मुद्दे को लेकर तमाम पार्टियों में सहमति हो गई? अब वो मुद्दा क्या है, उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना की। इस चीज को समझिए, ये जातिगत जनगणना क्या है। आज नहीं, इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। पहली बार सन 1931 में हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना हुआ था। उसी के मुताबिक आज तक तमाम ढर्रे बने चले आ रहे हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से मुआयना कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें 5% बढ़ाकर 10% घटाकर इस तमाम तरह की चीज़ों को निकाल कर सामने लाते हैं। पर उसके बाद 1931 के बाद उस तरह की जनगणना संपूर्ण रूप से हुई, पर उसको प्रसारित नहीं किया गया, उसको पब्लिश नहीं किया गया, लोगों के बीच नहीं लाया गया। अभी उसके बाद कब जनगणना हुई? उसके बाद 1941 में जनगणना हुई, मगर उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, हमारा देश गुलाम था, मगर उस चीज़ों को सामने नहीं लाया गया क्योंकि विश्व युद्ध का माहौल था। तो उस माहौल में इन तमाम चीज़ों को सार्वजनिक पटल पर नहीं लाया जा सका। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर 1951 में जनगणना हुई, पर उस समय हमारे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल थे। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कर दिया जाएगा तब बहुत सारी चीज़ें में अफरा तफरी मच जाएगी। मतलब जातिगत लोगों में, सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक समरसता में इतना उतार और चढ़ाव चला आएगा कि लोगों की जीवन थोड़ी कठिन हो जाएगी। तो इन तमाम तरह के मुद्दों की वजह से जातिगत जनगणना को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। और पीछे कुछ दिनों से जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष और सत्ता पक्ष की पार्टियां, जैसे नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक, तमाम लोग इस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आखिर वो क्यों कर रहे हैं इसकी बात? इसके पीछे का एक कारण, वो कारण ये है, मैं आपको थोड़ा खुलकर बताता हूँ। इसके लाभ भी हैं और हानि भी। अभी तक जो भारत सरकार की नीतियाँ होती हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो सरकार नीतियाँ लाती हैं, तो वो जो है उस व्यक्ति विशेष के लिए या उस समुदाय के लिए तमाम तरह के उनके आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए उनको वो तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ अगर जनगणना हो जाती है तो उसमें सीधा और सीधा एक ही दौर सामने आता है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना वैल्यू मिलना चाहिए। वैल्यू का मतलब समझिए, वैल्यू का मतलब हमारे बिहार में लोग आरक्षण ही समझ लेते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है कि अगर सारे चीज़ों सामने आ जाएंगी, अब जैसे ओबीसी, आप सपोज करिए कि ओबीसी अगर 60% है, ऐसे भी हमारे समाज में नेता क्यों नेता बनते हैं? जात धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं, उसके बाद यहाँ से उठ के नेता बन जाते हैं, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, उतने बड़े बड़े पदों पे बैठने के बाद भी, अगर आप उन्हीं जातीय समीकरणों को भुनाएंगे
तब हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर हम मेरी बातें अच्छी लगती है तो।